क्या हुआ था लास्ट क्लास में? अच्छा, रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन। तो एक टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर में, और टॉपिक का नाम क्या है यार? रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन। और मैं यहाँ पर आपको 4 रूल पढ़ाऊंगा, है ना। मैंने पिछली क्लास में इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत बताया होगा आपको कि यहाँ पर हमें 1 बाय 1 4 रूल पढ़ने होते हैं। यहाँ पर हमें अभी 4 रूल पढ़ाए जाएंगे, और 4 रूल में से जो पहला होता है उसका नाम सामने लिखा हुआ है। क्या नाम है इसका? ऑफ द प्रिंसिपल। सेकंड जो रूल होता है उसका नाम होता है N+L रूल। फिर इसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलीज रूल, और उसके बाद में आएगा हॉर्न्स रूल। तो टोटल 4 रूल आपको 1 बाय 1 पढ़ाए जाएंगे। लेकिन ये चारों ही रूल जो है ना, इलेक्ट्रॉन को भरना सिखाते हैं। क्या भरना सिखाते हैं? इलेक्ट्रॉन को। शुरुआत के 2 रूल जो है ना, हमें सब शेल के फिलिंग का ऑर्डर बताएंगे कि पहले कौन सा सब शेल भरेगा और बाद में कौन सा सब शेल भरेगा। इसके बारे में कौन बताएगा? शुरुआत के 2 रूल, ऑफ द एज वेल एज N+L रूल। लेकिन जो लास्ट के 2 रूल होंगे ना, वो हमें डब्बे मतलब ऑर्बिटल को भरना सिखाएंगे कि डब्बे किस प्रकार से भरते हैं, ऑर्बिटल की फिलिंग किस प्रकार से होती है। ये बता चुका हूं मैं आपको, है ना, ये चीज। तो 4 रूल जो हम पढ़ेंगे ना, तो शुरुआत में ही हमें पता है कि हाँ, जो फर्स्ट और सेकंड रूल होगा वो हमें सब शेल की फिलिंग के बारे में बताएगा, और लास्ट के 2 रूल हमें किसके बारे में बताएंगे? ऑर्बिटल की फिलिंग के बारे में। अच्छा, एक बार सोचो ना, एटम का जो स्ट्रक्चर निकल के आया है ना, वो कैसे निकल के आया है कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ पर है? ऑर्बिटल। बेटा बातें मत करो, ध्यान दो। इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ पर है यार? ऑर्बिटल। लेकिन जब ऑर्बिटल की हम बात करें, डब्बे की हम बात कर रहे हैं ना, तो डब्बे एक ही है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। फर्स्ट शेल में एक डब्बा होता है। फर्स्ट शेल में कितना डब्बा होता है? एक। अगर हम बात करें कि फर्स्ट शेल की बात करें ना, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के अंदर एक सब शेल होता है, उसका नाम क्या होता है? 1s। सेकंड शेल में 2 सब शेल, कौन कौन से? 2s और 2p। थर्ड शेल में 3 सब शेल, 3s 3p 3d। चौथे शेल में 4 सब शेल होते हैं, 4s 4p 4d 4f। और पांचवें शेल में 5 सब शेल होंगे। लेकिन इन सभी सब शेल में से कौन सा सब शेल पहले भरेगा और कौन सा सब शेल बाद में भरेगा? ऑफ बोलता है कि पहले वो सब शेल भरता है जिसका एनर्जी क्या होता है? मिनिमम। पहले वो सबशेल भरता है जिसका एनर्जी क्या होता है? मिनिमम। उसके बाद में हायर एनर्जी वाले सबशेल का नंबर आएगा, उसके बाद में और हायर एनर्जी वाले सबशेल का नंबर आएगा। का मतलब सबसे पहले वो सबशेल भरेगा जिसका एनर्जी मिनिमम होगा, और एनर्जी मिनिमम किसका होता है वो हमें पहले से ही पता होता है, क्योंकि हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है। तो ऑफ बो प्रिंसिपल तो शुरू होती खत्म हो गया है, क्योंकि ऑफ बो ही तो है जिसने हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया, जो आपको पहले से लिखना आता है। और पिछली क्लास में मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा भी होगा। मैंने किसका कॉन्फ़िगरेशन लिखवाया था बेटा? आयरन का, है ना। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखवाया था। फॉर एग्जांपल मान लो हमें जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। बताओ जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3p10। तो ये जिंक का कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये जिंक का कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ, इसको हम इन टर्म्स ऑफ इनर्ट गैस भी लिख सकते हैं। और जब इनर्ट गैस के रूप में लिखेंगे ना, तो जिंक से जस्ट पहले आने वाली इनर्ट गैस कौन सा होती है? आर्गन। का मतलब इसको हम आर्गन के रूप में भी लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या बचेगा? 4s2, और लास्ट में क्या आएगा? 3d10। और मैंने एक तरीका और बताया होगा कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, वो होगा इन टर्म्स ऑफ के एल एम एन ओ पी। अगर इसको हम देखें ना, तो इसमें के शेल भी है, इसमें एल शेल भी है, एम भी है, और क्या भी है? एन भी है। अच्छा, के का मतलब कौन सा शेल होता है? फर्स्ट शेल। के का मतलब फर्स्ट शेल है। और अगर हम कॉन्फ़िगरेशन को देखें ना, तो फर्स्ट शेल ये रहा, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? 2। सेकंड शेल की अगर हम बात करते हैं, तो सेकंड शेल में 2 सब शेल हैं, कौन कौन से हैं? 2s और 2p। इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? 8। उसके बाद में थर्ड शेल की अगर हम बात करते हैं, तो थर्ड शेल में 3 सब शेल हैं यहाँ पर, 3 सब शेल। 2 + 6 + 10 का मतलब कितना होगा? 18। और यहाँ पर 4s लिखा हुआ है, का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने के तरीके कितने होते हैं यार? 3 होते हैं। तो तीनों तरीके हमें आने चाहिए यार। अच्छा बताओ, इसको देख के बताओ कि जिंक जो है ना, उसका वैलेंस शेल कौन सा है? जिंक का वैलेंस शेल कौन सा होता है? फोर्थ। जिंक का वैलेंस शेल कौन सा होता है? फोर्थ। उस फोर्थ शेल को हम वैलेंस शेल भी बोल सकते हैं, उसका आउटर मोस्ट शेल भी बोल सकते हैं, और अल्टीमेट शेल भी बोल सकते हैं। तो इसका अल्टीमेट शेल तो फोर्थ शेल है। अच्छा, ये जो थर्ड शेल है ना, इस थर्ड शेल को हम क्या बोलेंगे? पेनल्टीमेट शेल। और इससे पहले वाले शेल को भी हम क्या बोलते हैं? प्री पेनल्टीमेट शेल, है ना। तो एक होता है अल्टीमेट, एक होता है पेनल्टीमेट, और एक क्या होता है? प्री पेनल्टीमेट।
और फिर एक शब्द और होता है, हम बोलते हैं कर्नेल। क्या बोलते हैं? कर्नेल। कर्नेल का मतलब क्या होता है कि अगर वैलेंस शेल को हम हटा दें, किसको हटा दें? वैलेंस शेल को, तो जो बचा हुआ पार्ट होता है हम क्या बोलते हैं? कर्नेल। इसका वैलेंस शेल 4s या फोर्थ है, फोर्थ शेल को पूरा अगर हटा दोगे ना तो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा? कर्नेल। का मतलब इस पूरे पार्ट को हम क्या कह सकते हैं? कर्नेल कह सकते हैं ना। एक क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन मैं सामने लिखूंगा, इसको नोट करना आप। एक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है आपको, इसको नोट करो आप। 2K 8L 8M 2N। और इसका लैंग्वेज लिखो आप। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद find number of electrons with find number of electrons with L equal to 1 comma M equal to 0। मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर L का वैल्यू 1 दिया हुआ है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M का वैल्यू 0 दिया हुआ है। सोचो आप कर पाओगे इसे? एक हिंट दे रहा हूं मैं, यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, टोटल इलेक्ट्रॉन ऐड करो, 2 + 8 + 8 + 2। फिर एलिमेंट देखो कि वो एलिमेंट जिंक है, वो एलिमेंट फास्फोरस है, या फिर एलिमेंट कैल्शियम है, फिर कौन सा एलिमेंट है वो, और उसका फिर कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। जब कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे ना आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। 1s2 2s2 वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप इसका। आंसर इसका 4 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। आउट ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है और 20 में से 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनके लिए L बराबर 1 और M बराबर 0 है। आंसर इसका 4 इलेक्ट्रॉन आंसर है इसका। भाई L इक्वल टू 1 का मतलब कौन सा सब शेल होता है यार? P सब शेल। और M बराबर 0 का मतलब PX या PY या PZ? PZ। तो डब्बे तो 2 मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे। भाई यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे तो ये कैल्शियम एलिमेंट निकलेगा, और कैल्शियम का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, तो इन 20 इलेक्ट्रॉन में से L इक्वल टू 1 वाले देखो, ये रहा L इक्वल टू 1, ये रहा L इक्वल टू 1। लेकिन डब्बे यहाँ 3 हैं, डब्बे यहाँ पर भी 3 हैं, लेकिन एक डब्बा यहाँ पर मिलेगा पीजेड वाला और एक डब्बा यहाँ मिलेगा पीजेड वाला। इलेक्ट्रॉन 2 ये रहे, 2 ये रहे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4। एक क्वेश्चन और लिखें फिर आप। सेम लैंग्वेज है, इस बार कॉन्फ़िगरेशन बदल दिया गया है, और इस कॉन्फ़िगरेशन में वो इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं जिसके लिए L तो 2 हो और S का वैल्यू +½ हो। एग्जैक्टली वही करना है जो पिछले क्वेश्चन में भी किया था। हाँ, इसका आंसर 5 आएगा। और ये क्वेश्चन बेटा ओरली भी हो जाएंगे अगर थोड़ा सोचोगे तो आप, है ना, क्योंकि ये जिंक एलिमेंट है, जिंक है, और जिंक में L बराबर 2 का मतलब कौन सा सबशेल की बात हो रही है? D। जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 3D10 आएगा। यहाँ पर 10 में से 5 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज वाले हैं और 5 ही कैसे हैं? एंटी क्लॉकवाइज वाले। वो ये जिंक एलिमेंट है, और जिंक जो है उसका जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आर्गन, उसके बाद में आएगा 4s2 और लास्ट में क्या आएगा? 3D10। L बराबर 2 का मतलब D सबशेल होता है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज वाले हैं और 5 ही एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर इसका 5 ही आएगा।
बेटा जब क्लास आप पढ़ रहे हैं तो एक टारगेट बनाओ कि जो पढ़ाया जाएगा वो रटना है क्लास में ही, और आज 4 नाम रटने होंगे आपको और चारों का स्टेटमेंट रटना होगा। ये है और कुछ नहीं आज की क्लास में। 4 नाम और 4 स्टेटमेंट, और 4 नाम में से एक नाम और एक स्टेटमेंट आ गया है यार। जो नाम आया है वो कौन सा आया है? ऑफ बॉ। स्टेटमेंट क्या है कि वो सब शेल पहले, अच्छा ये भरना सिखाएगा डब्बों को या सब शेल को? सब शेल को। शुरुआत के 2 रूल सब शेल और लास्ट के 2 रूल ऑर्बिटल। वो सब शेल पहले भरेगा जिसका एनर्जी क्या होगा? मिनिमम। का मतलब जब हमने 30 इलेक्ट्रॉन भरे हैं ना, 30 इलेक्ट्रॉन भरे हैं ना, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में गया है? 1s, उसके बाद 2s, फिर 2p। मतलब यही इनकी एनर्जी का क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यही इनकी एनर्जी का क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना। अब जो सेकंड रूल होता है उसका नाम होता है n+l रूल। पेन को नीचे रख देना और ध्यान देना सामने आप। n+l रूल जो है, आप मुझे पहले ये बताओ, ये हमें भरना सिखाएगा ऑर्बिटल को या फिर सब शेल को? सब शेल को। ये भी सेम सब शेल की ही बात करता है, ये भी सेम सब शेल की ही बात करता है। और इसका स्टेटमेंट ये होता है कि पहले वो सब शेल भरेगा जिसके लिए n+l का वैल्यू मिनिमम होगा। पहले वो सब शेल भरेगा जिसका n+l क्या होगा? मिनिमम। थोड़ा और पीछे मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ, सुनना ध्यान से, एक सवाल का जवाब देना। मुझे बताओ किसी शेल तक अगर पहुंचना है ना, शेल तक पहुंचना है, शेल तक पहुंचने के लिए कितने क्वांटम नंबर चाहिए होते हैं? एक। कौन सा चाहिए होता है? n। लेकिन अगर हमें सब शेल तक पहुंचना है, सब शेल तक पहुंचना है तो n ही चाहिए, फिर l और n दोनों चाहिए, दोनों चाहिए, n भी चाहिए और क्या भी चाहिए? l भी चाहिए। और ऑर्बिटल डब्बे तक पहुंचने के लिए कितने चाहिए? 3, n l m। और इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए 4, n l m और s चाहिए। मानते हैं क्या इस बात को आप? लेकिन हमें सब शेल तक पहुंचना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर भरना सीखना है डब्बे को फिर सब शेल को। सब शेल को तो हमें यहाँ पर 2 ही क्वांटम नंबर चाहिए। कौन कौन से चाहिए? n और l। तभी तो रूल का नाम क्या है बेटा? n+l रूल। n+l रूल क्या कहता है कि पहले वो सब शेल भरेगा जिसके लिए n+l का वैल्यू क्या होगा? मिनिमम। वहां पर स्टेटमेंट क्या था? वहां पर स्टेटमेंट ये था कि पहले वो सब शेल भरेगा जिसके लिए एनर्जी क्या होगा? मिनिमम। लेकिन यहां पर ऐसा कहा गया है कि पहले वो सब शेल भरेगा जिसके लिए n+l क्या होगा? मिनिमम। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि n+l का वैल्यू जो है सेम आ जाता है। जब भी n+l का वैल्यू सेम आ जाएगा ना, तो पहले वो सब शेल भरेगा जिसके लिए n का वैल्यू मिनिमम होगा। एग्जाम्पल से मैं ये बात आपको समझाऊंगा, एग्जाम्पल ले रहा हूं। एग्जाम्पल जो मैं लूंगा वो कुछ सब शेल के एग्जाम्पल होंगे। सबसे पहले लिखा है 1s, 2s, 2p, फिर 3s, 3p, 4s और फिर 3d लिख दिया है मैंने। कुछ सब शेल के नाम लिखे हैं और इन सब शेल के लिए मुझे n+l निकालना है। क्या निकालना है बेटा? n+l। लेकिन n+l तो बाद में आएगा, पहले क्या आएगा? n, फिर क्या आएगा? l। दोनों को ऐड करने पर क्या आ जाएगा? n+l। और आसानी से हम n और l निकाल सकते हैं। बताओ 1s के लिए n कितना है? 1, यहाँ 2, 2, 3, 3, 4 और 3 है। l का वैल्यू कितना है? 0, 0, 1, 0, 1, 0 और 2 है। ऐड करने पर 1, 2, 3, 3, 4, 4 और 5 आएगा। कहने का मतलब यहाँ पर n+l का वैल्यू मिनिमम किसके लिए है यार? 1s के लिए। और इसके लिए n+l मिनिमम है का मतलब सबसे पहले कौन भरा जाएगा? 1s। उसके बाद नंबर किसका आएगा? 2s। लेकिन इन दोनों के लिए n+l सेम है। अगर n+l सेम होता है तो हम क्या देखते हैं? फिर n, जिसके लिए n कम होगा वो पहले भरा जाएगा। बताओ इन दोनों के लिए n+l सेम है, बट इन दोनों में से पहले कौन भरा जाएगा? 2p। क्यों? क्योंकि उसके लिए n क्या है? कम है। उसके बाद 3s आएगा। उसके बाद इन दोनों के लिए वापस n+l सेम आ गया है, तो यहाँ n कम है इसलिए पहले कौन भरा जाएगा? 3p। फिर नंबर आएगा 4s और लास्ट में नंबर किसका आएगा? 3d। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन इसी सीक्वेंस में भरे जाएंगे। क्या ये सेम सीक्वेंस ऑलरेडी ऑफ-बो भी बता चुका है क्या? हाँ। का मतलब जो रिजल्ट ऑफ-बो का है वही रिजल्ट किसका भी है? n+l का भी है, बट स्टेटमेंट अलग अलग है। मैंने कुछ देर पहले कहा था आपसे, आप आज की क्लास का टारगेट क्या है कि 4 तो नाम होंगे और 4 ही क्या होंगे? स्टेटमेंट। बताओ 2 नाम आ गए हैं और 2 स्टेटमेंट आ गए हैं। नाम कौन कौन से आए हैं? ऑफ-बो और n+l। स्टेटमेंट बताओ वो सब शेल पहले भरा जाएगा जिसके लिए एनर्जी मिनिमम। वो सब शेल पहले भरा जाएगा जिसके लिए n+l मिनिमम। n+l अगर सेम होगा तो पहले वो भरा जाएगा जिसके लिए n मिनिमम होगा। दोबारा सुनो आप, है ना, आप मत बोलना, अब मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना, है ना, मैं कंक्लूजन बताऊंगा अब आपको। देखो ऑफ-बो जो है ना, ऑफ-बो ने जो भी काम किया उसका हमारी लाइफ में क्या इंपैक्ट आया, उसने ही हमें सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया। क्या सिखाया बेटा? कॉन्फ़िगरेशन लिखना। और वो मैंने नहीं सिखाया, वो आपको पहले से आता है। लेकिन n+l का हमारे लिए इंपॉर्टेंस है सुनना। देखो उसने ये बोला कि वो सब शेल पहले भरा जाएगा जिसका एनर्जी क्या होगा? मिनिमम। इसने बोला कि वो सब शेल पहले भरा जाएगा जिसके लिए n+l क्या होगा? मिनिमम। लेकिन हमने क्या बोला? जिसको जो बोलना था बोल दिया। हमने क्या बोला? हमने ये बोला जिसके लिए n+l मिनिमम होता है ना, उसका एनर्जी भी क्या होता है? मिनिमम।
मिनिमम। जिसके लिए n प्लस एल मिनिमम होता है ना, उसका एनर्जी भी क्या होता है, मिनिमम। अरे जिसके लिए n प्लस एल कम होगा उसका एनर्जी भी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर देना। मान लो एक तो हमें यहाँ पर एक 4f सबशेल दिया गया है, और मान लो हमें एक 5p सबशेल दिया गया है, का मतलब रैंडमली हमें 2 सबशेल दे दिए हैं, रैंडमली हमें 2 सबशेल दे दिए हैं, और पूछा गया है कि बताओ इन दोनों में से एनर्जी कम किसका है और ज्यादा किसका है। अरे जिसका n प्लस एल कम आएगा उसका एनर्जी भी क्या आएगा, कम। का मतलब हम इन दोनों के लिए क्या फाइंड करने बैठ जाएंगे, n प्लस एल, और वो आसानी से ओरली ही हो जाएगा। 4 प्लस 3 का मतलब कितना आएगा, 7। यहाँ पर 5 प्लस 1 का मतलब कितना आएगा, 6। क्योंकि यहाँ पर 5p के लिए n प्लस एल कम है, उसका एनर्जी भी क्या होगा, कम होगा। अरे 4f के लिए n प्लस एल ज्यादा है तो उसका एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा। तो इस बोर्ड पर जो सब कुछ लिखा हुआ है ना, उसके लिए कंक्लूजन आया है बस अभी ये। और कंक्लूजन ये है कि जब भी हमें सब शेल को एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना होगा, सब शेल को एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना होगा, तो जो रूल हम काम में लेंगे उसका नाम क्या होगा, n प्लस एल। समझ में आ रहा है आपको? अब मैं रिजल्ट लिखूंगा सामने, देखते रहना सामने आप। रिजल्ट ये है कि इन सभी सबशेल में से मिनिमम एनर्जी किसका होगा भैया, 1s, उसके बाद किसका आएगा, 2s, उसके बाद आएगा 2p, फिर क्या आने वाला है, 3s, 3p, उसके बाद होगा 4s, और यहां पर फिर क्या होगा, 3d, और ये चलता जाएगा। ये जो सीक्वेंस आया है कौन से रूल के अकॉर्डिंग आया है, n प्लस एल, n प्लस एल के अकॉर्डिंग आया। ऑफ बो के अकॉर्डिंग भी सेम सीक्वेंस और n प्लस एल के अकॉर्डिंग सेम रिजल्ट आया है। बट ये जो रूल है ना, n प्लस एल रूल, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। का मतलब क्या ये रूल जो है हाइड्रोजन एटम पर अप्लाई हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये केवल और केवल किस पर अप्लाई हो पाता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर। लेकिन अगर एग्जाम में हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज अगर दिया हुआ है, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज दिया हुआ है तो उस पर हम n प्लस एल रूल अप्लाई नहीं कर सकते। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज दिया हुआ है का मतलब हमें H एटम दिया हुआ है, हीलियम प्लस दिया हुआ है, लिथियम प्लस 2 दिया हुआ है, अगर हमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज दिया हुआ है तो उस पर n प्लस रूल अप्लाई नहीं होगा। उस पर क्या रूल अप्लाई होगा, सुनना देखो। यहां पर भी सबसे कम एनर्जी 1s का ही होता है, वहां भी सबसे कम एनर्जी किसका है, 1s का, यहां पर भी किसका है, 1s का। उसके बात बताओ मुझे आप, सेकंड शेल में सबशेल कितने होते हैं, दो। कौन कौन से होते हैं, 2s और 2p। उनका एनर्जी सेम होता है, उनका एनर्जी क्या होता है, सेम। उसके बाद बताओ थर्ड शेल में कितने सबशेल, 3। कौन कौन से, 3s, 3p, 3d। इनका एनर्जी भी क्या होता है, सेम। उसके बाद चौथे शेल में 4 सबशेल, 4s, 4p, 4d, 4f। उनका एनर्जी भी क्या होता है, सेम। का मतलब कोई पूछे ना अगर कि बताओ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में एनर्जी का सीक्वेंस क्या होगा, तो कहना यहाँ n प्लस एल रूल नहीं लगेगा, यहाँ n रूल लगेगा। क्या लगेगा बेटा, n रूल। काम चला हुआ है ना, एन रूल। वैसे कोई एन रूल होता नहीं है, फिर भी हमारे काम के लिए ठीक है कि हाँ, जिसके लिए एन कम होगा ना उसका एनर्जी भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर एन सेम होगा तो एनर्जी भी क्या होगा, सेम होगा। ये हम कब यूज करेंगे, तब जब स्पीशीज कौन सा होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। इसको है ना पूरा कंक्लूड करो, है ना, इसको पूरा समेटो आप। रायता फैल गया है, इसको समेटो आप, है ना। हमने कभी ना कभी बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, पढ़ा है। और वहां पर हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस से दूर जाने पर क्या होता है, न्यूक्लियस से दूर जाने पर फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। बताओ न्यूक्लियस से दूर जाने पर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ता है फिर कम होता है, बढ़ता है। सबसे कम एनर्जी कौन से शेल में होता है, फर्स्ट शेल, फिर सेकंड शेल, फिर थर्ड शेल। का मतलब न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। शेल में तो एनर्जी बढ़ता है, लेकिन अब शेल के अंदर भी क्या आ गए हैं, सब शेल। फर्स्ट शेल में एक सब शेल, सेकंड शेल में 2 सब शेल, 3 में 3, 4 में 4 सब शेल आ गए हैं। तो उनको भी तो अब हमें एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर उनको भी हमें एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना है तो जरूर हम काम में लेते हैं, उसका नाम क्या होता है, n प्लस एल रूल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। बट फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हम कौन सा रूल पढ़ रहे हैं बेटा, n रूल, जिसके लिए n कम है एनर्जी कम है। अगर n सेम है तो एनर्जी भी क्या होगा, सेम। इसको पूरा लिखो आप। इसका स्टेटमेंट लिख लो, भले ही मैं लिखवा देता हूं। इसका स्टेटमेंट है ना, इसका स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं मैं। सबशेल हैविंग lowest n plus l, subshell having lowest n plus l is filled up first, is filled up first if n plus l value is same
if n plus L value is same, then subshell with subshell then subshell with lowest n will filled up first. आप लिख लो इसे ना ध्यान से, जो सब कुछ लिखा हुआ है नोट कर लो इसे आप. एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, इसके दो पार्ट हैं. फर्स्ट पार्ट है फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, सेकेंड पार्ट है फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. तो n प्लस एल निकालना है. सबसे पहले तो मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए हम n प्लस एल निकालेंगे, और जब n प्लस एल का वैल्यू हम निकालेंगे 6s के लिए, तो वैल्यू कितना आएगा 6. यहाँ पर 6 प्लस 1 जो 7 होगा, 5 प्लस 2 जो 7 होगा, और यहाँ पर 5 प्लस 3 जो कितना होगा 8. ये तो क्लियर है कि सबसे कम एनर्जी इन सब में से किसका होगा बेटा 6s का, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा यहाँ पर 5f का. लेकिन इन दोनों का एनर्जी सेम होगा या फिर अलग अलग होगा, अलग अलग. जिसका n कम होगा उसका एनर्जी भी क्या होगा, कम होगा. और इन दोनों में से n कम किसका है 5d का, तो 5d का एनर्जी कम है और 6p का एनर्जी ज्यादा है. ये सीक्वेंस आने वाला है, ये इसका आंसर है ना, सिंपल. बट फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ज्यादा इजी रहता है, यहाँ तो n से ही हमें कंपेयर करना है, क्योंकि 5d और 5f का n सेम है, तो इनका एनर्जी भी क्या होगा, सेम होगा. 5d और 5f का एनर्जी सेम होगा, और 6s और 6p 6s और 6p का एनर्जी भी क्या होगा, सेम. लेकिन हाँ, जिसका n ज्यादा होगा एनर्जी भी उसका ज्यादा होगा.
मैंने ना आज की क्लास में इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया आपको, है ना, बस अगर आपको ये आता है तो आज की क्लास आपको आती है अभी तक की। बहुत एक्टिव रहा करो क्लास में, जो पढ़ाया जाए उसको क्लास में ही याद कर लिया करो। आज की क्लास में 2 नाम हैं और 2 स्टेटमेंट हैं। ऑफबो बोलता है कि वो सब शेल भरेगा पहले जिसका एनर्जी कम होगा, और एन प्लस एल बोलता है कि पहले वो सब शेल भरेगा जिसका एन प्लस एल क्या होगा, कम होगा। बस इतना सा पढ़ाया मैंने। अब हमें लास्ट के 2 रूल और पढ़ने हैं। एक का नाम होगा पॉलीज रूल और एक का नाम होगा हॉर्न्स रूल। आप पहले मुझे बताओ, पॉली हमें भरना सिखाएगा सबशेल को या फिर डब्बे को? डब्बे। ये हमें ऑर्बिटल को फिल करना सिखाएगा ना। ऑर्बिटल पे तो मैं बाद में आऊंगा, सिर्फ लोग ध्यान देना सामने अभी आप देखो। पॉली रूल का जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है ना, वो जो किताबों में छपा होता है वो ये होता है कि किसी भी एटम के अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस डिफरेंट होता है। ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन हैज अ डिफरेंट एड्रेस। आप सभी लोग ध्यान दो बेटा, है ना। हम आपसे कह रहे हैं फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन एटम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 8 होते हैं। क्या 8 में से कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो सकते हैं क्या जिनका एड्रेस एग्जैक्टली सेम हो जाए? नहीं। ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन हैज अ डिफरेंट एड्रेस। फॉर एग्जांपल आयरन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 26 होते हैं। और यानी कि 26 के 26 इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पक्का क्या होगा बेटा? डिफरेंट ही होगा। ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन हैज अ डिफरेंट एड्रेस। समझाने के लिए एक एग्जांपल लूंगा, और एग्जांपल है, मान लो कि हमारे पास बोरोन है। कौन है हमारे पास में? बोरोन। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। साथ में चलना ना, जो पूछो आंसर देना। बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p1। का मतलब जब बोरोन में मुझे 5 इलेक्ट्रॉन भरने थे ना, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहां पर गया? 1s। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां पर गया? 2s। उसके बाद इसमें गया है 2p। ये जो लिखा है ना मैंने, ये लिखते समय मैंने 2 रूल की हेल्प ली है यार। कौन कौन से रूल की हेल्प ली है? ऑफ बो और एन प्लस एल। मतलब ये जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं ना, तो लिखते समय हमने 2 रूल की हेल्प ली है, ऑफ बो एज वेल एज एन प्लस एल। अच्छा बताओ, 1s में डब्बा कितना होता है? 1। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। 2s में डब्बा 1 होता है, इलेक्ट्रॉन 2 होता है। बट 2p में डब्बे कितने होते हैं? 3। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। अच्छा इलेक्ट्रॉन 5 है यहाँ पर, और पांचों का एड्रेस पक्का क्या होगा? डिफरेंट। ऐसा कौन बोलता है? पॉली। चलो चेक करते हैं सभी का। हम एड्रेस निकालते हैं। एड्रेस का मतलब क्या होता है? द वैल्यूज ऑफ एन एल एम और एस। मतलब सभी के लिए मैं एन एल एम एस निकालूंगा, आप मेरी हेल्प करना। ये जो फर्स्ट वाला डब्बा है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है बेटा, लेकिन फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए एन का वैल्यू कितना है? 1। सेकंड वाले के लिए भी एन कितना है? 1। थर्ड वाले के लिए एन कितना है? 2 2। और यहां पर भी कितना होगा? 2। मतलब मैंने यहां पर हर एक इलेक्ट्रॉन का क्या निकाल लिया है? एन। क्या निकाल लिया है? एन। एल बताओ मुझे आप, है ना। ऐसे भी थोड़े क्वांटम नंबर, इन दोनों ही इलेक्ट्रॉन का एल कितना होगा? 0 0। यहां पर भी कितना होगा? 0 0, लेकिन कितना होगा? 1। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहां पर कितना होगा? 0 0 0 0। लेकिन यहां पर एम का वैल्यू +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, क्या भी हो सकता है? 0। मैंने कहा था कि पहला डब्बा पीएक्सी होता है क्या? नहीं, वो पीएक्स भी हो सकता है, पीवाई भी हो सकता है, और पीजेड कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इसके तीनों आंसर बिल्कुल सही हैं, +1 -1 और 0। अब आप अगर ध्यान से देखोगे ना, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, या इन दोनों इलेक्ट्रॉन का आपस में एड्रेस एग्जैक्टली सेम है। अगर आप फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन को देखोगे ना, तो इन फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन का अभी तक का एड्रेस क्या है? सेम। और वो तो होना ही था, क्योंकि दोनों का डब्बा भी क्या है? सेम। अरे याद करो, मैंने आपसे कहा था, अरे एन तो में पहुंचाता है कहां तक? शेल तक। एन और एल मिलके कहां पर पहुंचाता है? सब शेल तक। एन एल एम मिलके कहां पर पहुंचाता है? डब्बे तक। अरे डब्बा सेम है ना, तो एन भी सेम है, एल भी सेम है, और एम भी सेम है। अगर यहां पर भी डब्बा सेम है ना, तो एन एल एम पक्का क्या होगा? सेम। लेकिन जब हम स्पिन क्वांटम नंबर लिखेंगे, तो एक के लिए क्या आएगा? +12, एक के लिए क्या आएगा? -12, वापस +12 और -12। यहां पर आपकी इच्छा हो तो +12 लिख दो, या फिर क्या लिख दो आप? -12। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे बताओ, बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन है, क्या कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे है क्या जिनका एड्रेस एग्जैक्टली सेम है? नहीं। ऐसा कौन कहता है? पॉली। तो एक नाम आपने याद किया, स्टेटमेंट आपने याद किया, नाम है पॉली रूल। पॉली रूल बोलता है कि ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन हैज अ डिफरेंट एड्रेस। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, ये तो बुकिश है ना। हमारे काम की बात सुनना क्या है? काम की बात क्या है? जब भी हम डब्बे में इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, तो बताओ ये जो मैंने भरा है, ये सही है या गलत है? फर्स्ट वाला सही है या फिर गलत है? गलत है। जब इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं तो सेम स्पिन में या फिर ऑपोजिट स्पिन में? ऑपोजिट स्पिन में। अच्छा बताओ, इसमें गलती क्या है? फर्स्ट वाले में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि डब्बा सेम है तो एनएलएम सेम है। डब्बा सेम है तो एनएलएम सेम है। और अगर स्पिन भी सेम है तो एस भी सेम है। अरे डब्बा सेम है तो क्या सेम है? एनएलएम। डब्बा सेम है तो एनएलएम सेम है, और अगर स्पिन भी सेम है तो बेटा एस भी क्या है? सेम। अरे इन दोनों का एड्रेस क्या है? एग्जैक्टली सेम है।
इन दोनों का एड्रेस एग्जैक्टली सेम है। कहने का मतलब दिस इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू ऑफ और एन प्लस एल और पॉली रूल, दिस इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू पॉली रूल। तो पॉली ने ही सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन को भरना सिखाया डब्बे में, और उसने कहा कि जब एक डब्बे में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो सेम स्पिन में या फिर ऑपोजिट स्पिन में, ऑपोजिट स्पिन में। अच्छा बताओ, मेरे पास एक डब्बा है, क्या उसमें मैं इलेक्ट्रॉन 3 भर सकता हूं क्या? नहीं। इसके बारे में पॉली बोलता है अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए ना तो पक्का है कि 2 का स्पिन क्या हो जाएगा? सेम। अरे डब्बा सेम तो एनएलएम सेम, अगर स्पिन भी सेम है तो एस भी क्या हो गया? सेम। एड्रेस एक्जैक्टली सेम हो गया, विच इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू विच रूल? बेटा पॉली रूल। तो आज के बाद ध्यान रखना, जब हम डब्बे में इलेक्ट्रॉन जब सेम ऑपोजिट स्पिन भरते हैं ना, तो ये भरते समय हम ऑफ बो यूज नहीं करते, एन प्लस एल रूल यूज नहीं करते, हम कौन सा रूल यूज करते हैं? पॉली। क्योंकि अगर पॉली हम कह रहे हैं ना, तो पॉली ही तो है जिसने हमें डब्बे में इलेक्ट्रॉन को भरना सिखाया। ये गलत है फर्स्ट वाला, थर्ड वाला भी गलत है, सही कौन सा है बेटा? सेकंड वाला। ये पॉली रूल है, इसको आप लिख लो एज इट इज, इसको ऐसे ही लिख लेना आप अपनी कॉपी में। जल्दी लिखना है इसको आप। ये वाला तुम्हारी इच्छा हो, उसको ऐसे भर दो, एक ही बात है, सही है ये भी। किसने कहा वो क्लॉकवाइज? ये क्लॉकवाइज है क्या? ये भी क्लॉकवाइज है। दोनों क्लॉकवाइज है और दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, अंधाधुंध है बेटा मामला यहाँ पर। आपकी इच्छा हो इस इलेक्ट्रॉन को सेकंड डब्बे में भर दो, थर्ड में भर दो, उसे को फर्क नहीं पड़ता, तीनों डब्बे डिजेनरेटेड हैं। एक क्वेश्चन लिखें आप। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल in an atom, in an atom with the following set of quantum numbers, with following set of quantum numbers। पेन नीचे रख दो आप। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट होंगे और चारों पार्ट आप ही बताओगे मुझे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। फर्स्ट पार्ट सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये है कि इस एड्रेस वाले एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन संभव है? एक एटम है, एटम फिक्स कर दिया हमने और बोला है कि एड्रेस ये है, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन संभव है बेटा? एक। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस ही फिक्स हो गया है तो क्या फिक्स हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। हमने कहा था ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन हैज अ डिफरेंट एड्रेस। अगर एड्रेस फिक्स कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन फिक्स हो जाएगा, मतलब अगर एड्रेस एनएलएमएस सब कुछ दे दिया तो वो एक इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा हूं, एन बराबर 2 है, एल बराबर 1 है, एम बराबर 0 है, इस एड्रेस वाले एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं? 2। क्योंकि एन एल एम हमें कहां पर पहुंचाते हैं? ऑर्बिटल तक, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2। एक के लिए एस का वैल्यू +½ होगा, एक के लिए एस का वैल्यू -½ होगा। अच्छा थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, बताओ एन बराबर 2 दे दिया है, एल बराबर 1 दे दिया है, अब बताओ ऐसे एड्रेस वाले कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं? 6। क्योंकि एन और एल मिलके कहां पर पहुंचाएंगे? सब शेल तक, और ये एस सब शेल या पी सब शेल है? पी। अगर पी सब शेल डब्बे 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। इसका फोर्थ पार्ट है कि बताओ एन बराबर 2 वाले कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं? 8। कैसे पता लगा? 2n², यानी कि 2 × 2 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे।
सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में थे, और 6 में से बेटा है ना पीजेड में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2, और पीजेड में भी क्लॉकवाइज वाला भी एक है और एंटी क्लॉकवाइज वाला भी एक है। इससे डिवीजन होता है पूरे क्वांटम नंबर का, क्योंकि n हमें पहुंचाता है शेल तक, n l पहुंचाता है सब शेल तक, n lm पहुंचाएगा डब्बे तक, n lms पहुंचाएगा एक इलेक्ट्रॉन तक, n lms पहुंचाएगा एक इलेक्ट्रॉन तक। इसको लिखो आप पूरा। आज की क्लास में 3 तो नाम आए हैं और 3 ही स्टेटमेंट आए हैं यार। 3 तो नाम आए हैं और 3 ही क्या है यहाँ पर? स्टेटमेंट। थर्ड की बात कर रहा हूं मैं। थर्ड नाम जो है उसका नाम क्या है? पॉली, जो बोलता है कि ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन हैज अ डिफरेंट एड्रेस। और दूसरा स्टेटमेंट कि हाँ डब्बे में इलेक्ट्रॉन जब भरोगे तो सेम स्पिन में, फिर ऑपोजिट स्पिन में, ऑपोजिट स्पिन में। अब ध्यान देना सामने आप। तो चौथा रूल है, उसका नाम क्या होता है यार? हॉर्न्स रूल, है ना। मैं समझाऊंगा, बट इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल, क्योंकि आपको पहले से आता है, मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं। एग्जांपल है कि मान लो हमारे पास में ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2 और 2p4। 1s2, 2s2, 2p4 होगा। अरे होगा या फिर नहीं होगा? होगा। अच्छा, इसको लिखते समय मैंने 2 रूल की हेल्प ली है। कौन कौन से रूल की हेल्प ली है? ऑफ द एज वेल एज n प्लस एल। बेटा समझ में आता है यार? ये 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में गए, उसके बाद हायर एनर्जी, उसके बाद और हायर एनर्जी का नंबर आया, तो ये हमने यहाँ पर ऑफ बोर्ड एंड पर्सल की हेल्प ली है। 1s में डब्बा 1 होता है, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। तो ये लिखते समय मैंने हेल्प किसकी ली है? पॉली की। अनटिशेंट कुछ नहीं चल रहा है, पॉली की हेल्प ली गई है यहाँ पर। यहाँ पर भी डब्बा 1 है, इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे। कौन किसके हेल्प लेनी है भैया? पॉली की। अब कौन काम आएगा बेटा? होंड काम आएगा। कौन काम आएगा? होंड। अच्छा बताओ, यहाँ पर 2p में डब्बे तो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? यहाँ पर 4। इलेक्ट्रॉन 4 भरने हैं, तो होंड बोलता है कि जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ना, तो सिंगल 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 भरे जाएंगे। कैसे भरे जाएंगे? सिंगल 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 भरेंगे, और वो भी पैरेलल स्पिन में होंगे। कौन सी स्पिन में होंगे? पैरेलल। का मतलब जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ना, तो सिंगल 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 भरोगे, वो भी कौन सी स्पिन में? सेम स्पिन में। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, या उल्टा एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब जब सारे ही डब्बे भर गए हैं, तो अब पेयरिंग शुरू होगा, और जब पेयरिंग हम कराएंगे तो सेम स्पिन में, फिर ऑपोजिट स्पिन में, ऑपोजिट स्पिन में। सही है फिर गलत है? सही है। अच्छा बताओ, मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरने थे होंड के अकॉर्डिंग। मैंने क्या किया ना कि सिंगल 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 भर दिया पैरेलल स्पिन में, और उसके बाद पेयरिंग करा दिया। चलेगा फिर नहीं चलेगा? चलेगा। बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल 100% सही है ये भी। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को भरना है भैया यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन को, तो मैंने सिंगल 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 भर दिया, सिंगल 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 भर दिया, उसके बाद पेयरिंग करा दिया। सही है फिर गलत है? गलत है। गलत है, क्योंकि सिंगल सिंगल तो भरना है, लेकिन साथ में सेम स्पिन में भरना है। कैसे भरना है? सेम स्पिन में। मुझे यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और चारों ही इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसे भर दिया। चलेगा फिर नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। लिख लो आप इसे, यही होल्ड रूल, कुछ नहीं है इसमें। फिर एक क्वेश्चन लिखें आप। एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं, उनमें उस क्वेश्चन में चारों ही रूल काम आएंगे। क्वेश्चन लिखें आप। फॉर विच कॉन्फ़िगरेशन, for which configuration, for which configuration all the four rules
are violated, all the four rules are violated, मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन आपको ढूंढना लिखना है इसको साथ में ना, देखते ही मत रहना, देखते भी रहना है साथ में लिखते भी रहना है। वो कॉन्फ़िगरेशन ढूंढना है जिसमें चारों ही रूल्स का वायलेशन हो रहा होगा। आसान शब्दों में सबसे बर्बाद कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, ये क्वेश्चन है। हाँ, खुद का नाम मत लो बेटा। वो कॉन्फ़िगरेशन आपको ढूंढना है जिसमें चारों ही रूल्स का वायलेशन हो रहा होगा। वैसे कॉन्फ़िगरेशन चारों ही गलत हैं, चारों में कुछ ना कुछ गलतियां हैं। आंसर इसका फोर्थ ऑप्शन आएगा। भाई जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना, उसमें दो रूल्स का वायलेशन हो रहा है। तो कौन कौन से रूल का वायलेशन हो रहा है? ऑफ बो एज वेल एज एन प्लस एल। क्योंकि ऑफ बो और एन प्लस एल बोलता है कि सबसे पहले 1s भरेगा, उसके बाद नंबर किसका आएगा? 2s का। उसने 1s को पूरा भरे ही बिना 2s को भर दिया, आपका मतलब यहाँ वायलेशन किसका है? ऑफ बो एज वेल एज एन प्लस एल। और ये तो पक्का है कि जहां ऑफ बो आएगा ना, वहां पर क्या भी आएगा? एन प्लस एल भी आएगा। दोनों का रिजल्ट सेम था। अच्छा, यहाँ पर कौन से रूल का वायलेशन हो रहा है? पॉली रूल का। पॉली का वायलेशन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऑपोजिट स्पिन में होना चाहिए था। यहाँ पर कौन से रूल का वायलेशन हो रहा है? हुंड रूल का। हुंड रूल का वायलेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो सब का वायलेशन हो रहा है। यहाँ पर ऑफ बो प्लस एन प्लस एल, और दूसरा कौन सा है? यहाँ पर पॉली भी है और क्या भी है? हुंड भी है। इसलिए इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन है। एक क्वेश्चन और लिखना फिर आप। फाइंड टोटल स्पिन, फाइंड टोटल स्पिन resulting from, find total spin resulting from, सामने लिखा हुआ है D8, D8 कॉन्फ़िगरेशन, D8 कॉन्फ़िगरेशन, D8 कॉन्फ़िगरेशन। मैं समझाऊंगा इसको, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है ये, देख लो सामने आप। अच्छा, डी सबशेल की बात हो रही है और हम सब जानते हैं कि डी में डब्बे कितने बनते हैं बेटा? 5। तो 5 डब्बे मैंने बना दिए। इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं यहाँ पर? 8। कैसे भरेंगे? सिंगल सिंगल भरेंगे, वो भी सेम स्पिन में भरेंगे। उसके बाद हम पेयरिंग करा देंगे, तो इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। शुरुआत के 3 डब्बे पेयर्ड या फिर अनपेयर्ड हैं? पेयर्ड। पेयर्ड है, पेयर्ड का मतलब स्पिन कितना हो जाएगा? 0। प्लस ऑफ माइनस ऑफ 0 हो जाएगा, कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। लेकिन आप मुझे बताओ, इन दोनों लास्ट वाले डब्बे में सेम स्पिन या फिर ऑपोजिट स्पिन में है? सेम। हुंड रूल की हेल्प ले रहा हूं मैं यहाँ पर। इन दोनों का सेम स्पिन है। सेम स्पिन का मतलब अगर एस का वैल्यू यहाँ प्लस हाफ है ना, तो पक्का यहाँ पर भी एस कितना होगा? प्लस हाफ ही होगा। अगर इसको मैंने प्लस हाफ मान लिया है ना, तो मुझे इसको प्लस हाफ ही मानना पड़ेगा। या अगर मैं इस फर्स्ट वाले को माइनस हाफ मानता हूं, तो दूसरा भी क्या मानना पड़ेगा? माइनस हाफ। उल्टा नहीं कर सकते, क्योंकि होंड नाराज हो जाएगा। उसने कहा है सेम स्पिन में इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, इनका सेम स्पिन है। या तो प्लस हाफ तो होगा तो पक्का प्लस हाफ होगा, अगर माइनस हाफ होगा तो क्या होगा? माइनस हाफ ही होगा। का मतलब टोटल स्पिन या तो +1 आएगा या फिर क्या आएगा? -1। तो इसके दो आंसर हैं, +1 भी है और क्या भी है? -1 भी है। लिख लो आप ऐसे ही से। सोचो अगर इसमें D8 नहीं दिया होता, D9 दिया होता, अगर D9 कॉन्फ़िगरेशन दिया होता, तो एक ही अनपेयर्ड होता, या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ। तो ऐसे हम कर सकते हैं इसे। अच्छा, आपको कौन एक्सेप्शन पता होगा? क्रोमियम का और कॉपर का एक्सेप्शन पता होगा, उस पर एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा मैं। क्वेश्चन लिखे आप एक। फाइंड द वैल्यूज ऑफ
find values of quantum numbers. Find values of quantum numbers for last electron filled in a chromium atom. In a chromium atom. सोचिए इसके बारे में आप। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो सबसे पहले आप। अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तब काम चलेगा। और उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन ढूंढो, 24th इलेक्ट्रॉन, 24वां इलेक्ट्रॉन ढूंढो आप। अच्छा बताओ, 24वां इलेक्ट्रॉन 4s में भरा गया है फिर 3d में भरा गया है? 3d में। वैलेंस शेल की बात नहीं हो रही है, लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। उसके लिए n का वैल्यू, l का वैल्यू, m और s का वैल्यू बताओ, मतलब लिखो अपनी कॉपी में आप। जो बिल्कुल 24वां इलेक्ट्रॉन है ना, 24th इलेक्ट्रॉन, उसके लिए n का वैल्यू तो 3 आएगा, l का वैल्यू 2 आएगा, m का वैल्यू -2 से +2 कुछ भी आएगा, और s का वैल्यू ±½ आएगा। वे क्रोमियम का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आर्गन आएगा, और आर्गन के बाद में क्या जाएगा? 4s1, और क्या आएगा? 3d5। 4s2 नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर? 4s1। आपको पता है इस बारे में, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा देखो, यहाँ पर 2 लैंग्वेज बनती है यार। एक लैंग्वेज बनती है फॉर वैलेंस शेल। क्या मैंने वैलेंस शेल लिखवाया था क्या? नहीं। अगर मैंने वैलेंस शेल लिखवाया होता ना, तो हमारा फोकस कहां पर होता? 4s पर। लेकिन इसमें वैलेंस शेल नहीं लिखवाया मैंने क्या लिखवाया यहाँ पर? लास्ट इलेक्ट्रॉन जो भरा गया है, और भरते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर भरा गया होगा? 3d में। तो 3d के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, डी में डब्बे 5 होते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी 5 भरने हैं, सिंगल सिंगल भरने हैं, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, 24वें इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। और हमें पता है कि ये 3d का है, इसका मतलब n तो यहाँ 3 है, l का वैल्यू यहाँ पर 2 है, m का वैल्यू -2 भी हो सकता है, यहाँ -1 भी हो सकता है, या क्या भी हो सकता है? 0, +1 और +2। सारे आंसर सही हैं इसके, सारे आंसर करेक्ट हैं इसके। हाँ, स्पिन काउंटर नंबर भी +½ भी हो सकता है, और क्या भी हो सकता है? -½ तो ये सारे आंसर इसके सही हैं। अगर इसमें मैंने लैंग्वेज में वैलेंस शेल लिखवाया होता तो फिर हमारा फोकस 4s से आता, 4s से आता। छोटे छोटे 2 टॉपिक और बचे हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखा हुआ है मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। 5 मिनट का है ये, कुछ नहीं है इसमें, आपने ये ऑलरेडी इनऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ है। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, इसका सिंबल क्या होता है बेटा? म्यू। और जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसका फॉर्मूला होता है √n × n+2, √n × n+2, और इसका यूनिट होता है बोर मैग्नेटॉन। इसका यूनिट क्या होता है? बोर मैग्नेटॉन, bm बोर मैग्नेटॉन होता है। अच्छा, यहाँ पर इस फॉर्मूला में म्यू लिखा हुआ है, इस म्यू का नाम क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट। बट जो n लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, का मतलब जब भी हमें म्यू निकालना होगा तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल अगर हमें आयरन एटम दिया हुआ है ना, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे? आर्गन आएगा, उसके बाद में क्या आएगा? 4s2, और फिर क्या आएगा? 3d6। इसको देखो और बताओ, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4s में या फिर 3d में है? 3d में 4 है, 5 है या 6 है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। अरे कितने अनपेयर्ड है यहाँ पर? 4। जब डब्बे बनाओगे ना, तो एक में तो पेयर्स आएंगे, एक में तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन 4 डब्बे जो होंगे वो क्या होंगे? अनपेयर्ड। का मतलब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालते समय हम फॉर्मूला यूज करेंगे √n × n+2। सॉल्व करने पर ये √ में 24 आएगा, जिसका वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। उसके बाद में फॉर एग्जांपल हमें अगर कहा गया है कि हमें Fe+3 दिया है, बताओ Fe+3 में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, चले गए, लेकिन हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे ना, तो पहले कहां से जाएंगे? वैलेंस शेल में से। 4s खाली हो जाएगा,
तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, एक इलेक्ट्रॉन और भेजना है, कहां से जाएगा 3d में से, तो 3d 5 यानी कि अनपेयर्ड कितने हो गए हैं 5 का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा अंडर रूट में n इंटू n प्लस 2 यानी कि अंडर रूट में 35 जो 5 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। एक ट्रिक भी आपको इसका पता होगा कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है तो होते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट 4 पॉइंट समथिंग होता है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं तो क्या होता है 5 पॉइंट समथिंग। या उल्टा अगर मैं बोलूं कि किसी का मैग्नेटिक मोमेंट 2.7 है, 2.7 है तो बताओ उसमें अनपेयर्ड कितने होंगे 2 होंगे। आप इसको लिख सकते हैं जल्दी से। आंसर इसका फोर्थ ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है क्रोमियम, इसका आंसर आएगा। बेटा पता होना चाहिए, आज बहुत सिंपल से ही कंटेंट पढ़ाया मैंने, तो आपको पता होना चाहिए पढ़ाया क्या है। 4 तो रूल्स आए हैं और 4 ही उनके स्टेटमेंट आए हैं, लेकिन 4 रूल के बजाय आप उसे 3 भी मान सकते हो। 4 के बजाय आप उसे 3 ही मानो, क्योंकि ऑफ बो और n प्लस एल का रिजल्ट सेम है या अलग अलग है, सेम। दोनों ही सबशेल की फिलिंग के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वो सबशेल पहले भरेगा जिसका एनर्जी मिनिमम या n प्लस एल मिनिमम। पॉली ने एक डब्बे को भरना सिखाया। पॉली ने एक डब्बे को भरना कैसे सिखाया कि एक डब्बे में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, सेम स्पिन या फिर ऑपोजिट स्पिन में, ऑपोजिट स्पिन में। और होंड ने डब्बों को भरना सिखाया कि जब हम पी में डब्बे भरेंगे, किस में भरेंगे बेटा पी में, या डी में जब डब्बे भरेंगे तो कैसे भरेंगे सिंगल सिंगल सिंगल, वो भी पैरेलल स्पिन में भरेंगे, इस प्रकार से, है ना। चलिए इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन आएगा। हाँ हमें बोला हुआ है कि मैग्नेटिक मोमेंट 6 पॉइंट समथिंग है, का मतलब अनपेयर्ड कितने होंगे 6। लेकिन वो ऑप्शन हमें ढूंढना है जहां पर अनपेयर्ड 6 होंगे, और क्रोमियम में अनपेयर्ड कितने होते हैं 6, 4s1 3d 5। तो 4s1 में एक अनपेयर्ड है और 3d में 5 अनपेयर्ड है। टोटल अनपेयर्ड यहाँ पर कितने हैं 6 है, बाकी में इतने नहीं है, आप निकाल सकते हैं। स्कैंडियम में एक अनपेयर्ड आएगा। मैग्नीज में 5 अनपेयर्ड आएगा। यहाँ पर 27 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो यहाँ पर D7 तो 3 अनपेयर्ड आएंगे, यहाँ 3 अनपेयर्ड आएंगे, और यहाँ पर कितने आएंगे बेटा 6, तो यहाँ पर 6 आंसर इसका, मतलब क्रोमियम आंसर इसका। चलो एक लास्ट टॉपिक बिल्कुल बचा हुआ है, और टॉपिक का नाम लिखा हुआ है रीजन फॉर द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। इस पर एक बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसे पढ़ना है हमें। एक बार नीट में इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, और ये एनसीईआरटी में एज इट इज दिया भी है, तो एनसीईआरटी का ही पार्ट है, सुनना ध्यान से आप। देखो हम सब जानते हैं कि जो पी सबशेल होता है ना, पी सबशेल, कौन सा सबशेल होता है बेटा पी सबशेल। फुली फिल्ड कब होता है जब कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है P6, और हाफ फिल्ड कब होता है जब कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है P3। या डी सबशेल की अगर हम बात करते हैं तो डी फुली फिल्ड कब होगा जब क्या होगा D10, और हाफ फिल्ड कब होगा D5। और ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है फिर अनस्टेबल होता है स्टेबल।
तो हम ये जानना चाहते हैं आज कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी का कारण क्या होता है। इसके दो कारण होते हैं यार, इसके दो कारण होते हैं। जो पहला कारण होता है उसका नाम होता है बेटा एक्सचेंज एनर्जी। फर्स्ट जो रीजन होता है, जो मेन रीजन होता है वो क्या होता है यार, एक्सचेंज एनर्जी। मेन जो प्राइमरी इसका रीजन होता है वो एक्सचेंज एनर्जी होता है। और जो सेकंड रीजन होता है उसे हम बोलते हैं सिमेट्री। सिमेट्री तो दो कारण होते हैं फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। हम सब जानते हैं कि क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शन भी होता है यार। क्रोमियम और कॉपर का क्या होता है, एक्सेप्शन। क्रोमियम में वैसे तो 3D4 आना चाहिए था, क्या आता है 3D5। कॉपर में जो है 3D9 आना चाहिए था, क्या आता है 3D10। तो हमें जानना चाहते हैं कि स्टेबल क्यों होते हैं, व्हाट इज द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाफ एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके दो कारण लिखे हैं मैंने, कौन कौन से होते हैं, एक्सचेंज एनर्जी और क्या होता है सिमेट्री। लेकिन बेटा जो मेन रीजन है ना वो फर्स्ट वाला है, और वो कौन है बेटा, एक्सचेंज एनर्जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक्सचेंज एनर्जी सेम आ जाता है। जब एक्सचेंज एनर्जी सेम आएगा ना तो ही हमें फिर सेकंड फैक्टर को देखना है, और सेकंड फैक्टर का नाम क्या होता है, सिमेट्री। तो सिमेट्री वाला मेन रीजन नहीं है, मेन तो एक्सचेंज एनर्जी है। जब वो फर्स्ट वाला रीजन फेल हो जाएगा ना, जब ये फेल हो जाएगा तो हमें सिमेट्री को देखना होता है। समझाने के लिए एग्जांपल में लूंगा ना, एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान देना सामने आप। मान लो सबसे पहले मैं D4 कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा, D4। चलो सबसे पहले मैं D5 कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं। D5 में मुझे बताओ डब्बे कितने होते हैं, 5। इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं, 5। आप ध्यान देना, डी में डब्बे यहां पर 5 है और इलेक्ट्रॉन भी मुझे 5 भरने हैं। बताओ हुंड के अकॉर्डिंग जब मैं भरूंगा तो कैसे भरूंगा, सिंगल सिंगल सिंगल, और वो भी कौन से स्पिन में, सेम स्पिन में। होता क्या है समझना, ये जो पांचों ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये पांचों ही इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं बेटा, एक्सचेंज। ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये सेकंड डब्बे में चला जाएगा, सेकंड कहां जाएगा, फर्स्ट में। एक्सचेंज का मतलब ये नहीं है कि ये उठ के यहां चला जाएगा। अरे सोचो, अगर ये उठ के यहां चला गया ना तो यहां पर तो एक रूल का वायलेशन हो गया है। कौन सा रूल का वायलेशन हो गया है, हॉन्ड रूल का। अगर फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन सेकंड में गया है ना तो सेकंड वाले को कहां पर आना पड़ेगा, फर्स्ट में आना पड़ेगा। कहना है चाहता हूं कि भैया यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बेटा, एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होने से क्या होता है कि एक प्रकार का एनर्जी निकलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज एनर्जी। दोबारा सुनो आप, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे। अगर एक्सचेंज करेंगे ना तो क्या होता है, एक एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी निकलता है। अगर एनर्जी निकलता है तो एनर्जी कम रह जाएगा, और अगर एनर्जी कम रह जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितने ज्यादा एक्सचेंजेस पॉसिबल हो पाएंगे ना उतना ही ज्यादा एनर्जी निकलेगा। जितना ज्यादा एनर्जी निकलेगा उतना ही एनर्जी कम रह जाएगा, उतना ही स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक शब्द मैंने ऊपर लिखा है, वहां पर नाम है उसका एक्सचेंज एनर्जी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, ये वो एनर्जी है जो एब्जॉर्ब होगा फिर रिलीज होगा, रिलीज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल। किसी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के कारण निकलने वाले एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज एनर्जी। और जितने ज्यादा एक्सचेंजेस पॉसिबल हो पाएंगे ना उतना ही ज्यादा क्या निकलेगा बेटा, एक्सचेंज एनर्जी, और उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी अटेन होगा। एक काम मैं करूंगा, आप हेल्प करना, बताना मुझे, बताओ ये जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये टोटल कितने एक्सचेंज कर सकता है। अरे फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन टोटल कितने एक्सचेंज कर सकता है भैया, 4। ये 4 एक्सचेंज कर सकता है। कितने कर सकता है, 4 का मतलब फर्स्ट वाला सेकंड से एक्सचेंज करेगा, थर्ड से, फोर्थ से और फिफ्थ से एक्सचेंज करेगा। का मतलब फर्स्ट वाले के पास में 4 पॉसिबिलिटी है, वो 4 एक्सचेंज कर सकता है। बताओ सेकंड वाला कितने और एक्सचेंज कर पाएगा, वो 3 एक्सचेंज और कर पाएगा। कितने एक्सचेंज कर पाएगा, 3 नहीं, वो भी 4 एक्सचेंज कर पाएगा वैसे तो। हाँ वो पीछे वाले से भी तो एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन पीछे वाला एक्सचेंज क्या मैं ऑलरेडी काउंट कर चुका हूं क्या, हाँ। अरे भैया पीछे वाला एक्सचेंज हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। अरे फर्स्ट और सेकंड का एक्सचेंज ऑलरेडी काउंट हो चुका है। तो बताओ सेकंड वाला और एक्स्ट्रा कितने एक्सचेंज कर पाएगा, 3 और एक्स्ट्रा एक्सचेंज कर पाएगा। बताओ थर्ड वाला और कितने एक्सचेंज कर पाएगा, 2, और फोर्थ वाला कितना कर पाएगा, 1। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने पॉसिबल है यहाँ पर, 10। का मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस जो पॉसिबल है वो कितने हैं बेटा, 10 है। सुन रहे हैं क्या आप यार। अगर मैं D4 से कंपेयर करता हूं, D4 कॉन्फ़िगरेशन से कंपेयर करता हूं, तो D4 में डब्बे तो वापस 5 बनेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 4। हमने सिंगल सिंगल भर दिया। अब बताओ मुझे आप, ये जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट वाला, ये टोटल कितने एक्सचेंज कर पाएगा। अरे ये 3 एक्सचेंज कर पाएगा। उसके बाद में सेकंड वाला कितने कर पाएगा, 2। थर्ड वाला 1। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने पॉसिबल है, 6। यहां पर D4 और D5 में से ज्यादा एक्सचेंजेस कहां पॉसिबल है, D5 में, क्योंकि यहां पर ज्यादा एक्सचेंजेस है। का मतलब यहां पर ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी निकलेगा। ज्यादा एनर्जी निकल जाएगा तो यहां एनर्जी ज्यादा कम रह जाएगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो D4 और D5 में से मोर स्टेबल D5 है। द रीजन इज एक्सचेंज एनर्जी, द रीजन इज एक्सचेंज एनर्जी। एक और एग्जांपल लूंगा, आपको समझ में आएगा, देखते रहना सामने आप। चलिए अब मैं यहां पर
D10 की बात करूंगा, D10 की बात करूंगा, और D10 जो है फुली फिल्ड है या फिर हाफ फिल्ड है यार? फुली फिल्ड। डब्बे तो 5 ही आएंगे, इलेक्ट्रॉन मैंने 10 भर दिए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, और 5 तो क्लॉकवाइज है और 5 ही क्या है? एंटी क्लॉक। अब समझना एक बात ध्यान से आप, हमेशा क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज से एक्सचेंज करेगा और एंटी क्लॉकवाइज वाला एंटी क्लॉकवाइज से एक्सचेंज करेगा। सर क्या कहा है, समझ में ही नहीं आया? अरे क्लॉकवाइज वाला क्लॉकवाइज से एक्सचेंज करेगा और एंटी क्लॉकवाइज वाला एंटी क्लॉकवाइज से एक्सचेंज करेगा। आप ये देखो बेटा, ऐसे वाले कितने इलेक्ट्रॉन है यहां पर? 5। मान लो आपने क्या किया ना कि इस स्पिन अप वाले ने स्पिन डाउन वाले से एक्सचेंज कर लिया। क्या कहा मैंने? स्पिन अप वाले ने स्पिन डाउन वाले से एक्सचेंज कर लिया। अरे ऐसे वाले ने ऐसे वाले से एक्सचेंज कर दिया, तो पता है जब एक्सचेंज हो चुका होगा ना, तो जो कंडीशन निकल के आएगी शुरुआत के 2 डब्बों की, वो ऐसी हो जाएगी कि यहां पर स्पिन सेम हो चुका होगा और यहां पर भी स्पिन क्या हो चुका होगा? सेम हो चुका होगा। दिस इज अ वायलेशन ऑफ विच रूल? पॉली रूल का मतलब स्पिन अप वाले से ही एक्सचेंज करेगा और स्पिन डाउन वाले से ही एक्सचेंज करेगा। अच्छा काउंट करके बताओ, स्पिन अप वाले कितने इलेक्ट्रॉन है? ऐसे वाले यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, और 5 इलेक्ट्रॉन के कारण जो टोटल एक्सचेंज आता है वो कितना आता है? 10। अरे स्पिन डाउन वाले कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? 5, और उनके कारण एक्सचेंज कितने आएंगे? 10। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने होंगे? 20। अरे सुनते हैं आप इस बात को? इसको देखो आप, अब मैं D9 से कंपेयर करने वाला हूं इसे। D9 से कंपेयर करूंगा, वापस 5 डब्बे हैं, इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 9। सिंगल और उसके बाद पेयरिंग करा दिया है। बताओ स्पिन अप वाले कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? 5, और 5 के कारण जो एक्सचेंज होता है वो कितना होता है? 10। लेकिन स्पिन डाउन वाले 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 के कारण एक्सचेंज कितना होगा? 6। का मतलब टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने होंगे यहाँ पर? 16। ज्यादा एक्सचेंज कहां है? D10, यानी कि D10 इज मोर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री और एक्सचेंज एनर्जी। हमने सिमेट्री की तो बात ही नहीं की है यार, हमारा तो काम किसे चल रहा है हर बार? एक्सचेंज एनर्जी से। लेकिन एक और एग्जांपल मैं अब आपको समझाऊंगा, और जो अगला एग्जांपल है भैया D6 का है। किसका है भैया? D6 में ना D5 के बाद D6 आता है। इसमें डब्बे वापस 5 बनेंगे, इलेक्ट्रॉन 6 भरने हैं, सिंगल भर दिया, उसके बाद पेयरिंग करा दिया। बताओ यहां पर स्पिन अप वाले कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? 5। स्पिन अप वाले 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना आएगा? 10। लेकिन स्पिन डाउन वाला कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्या वो किसी से एक्सचेंज कर पाएगा? क्या नहीं। क्या वो किसी से एक्सचेंज कर पाएगा? क्या नहीं। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो यहां से उठ के यहां चला जाए। बेटा इसे हम एक्सचेंज नहीं करते हैं, इसे हम एक्सचेंज नहीं बोलते। एक्सचेंज का मतलब लेना और देना। अगर एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है का मतलब स्पिन डाउन वाला एक्सचेंज कर ही नहीं पा रहा है, तो एक्स्ट्रा एक्सचेंज कितना है यहाँ पर? 0। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हैं? 10। ओहो प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस क्या आ गए हैं? सेम। का मतलब एक्सचेंज एनर्जी भी क्या होगा? सेम। फर्स्ट वाला फैक्टर फेल हो गया, जो मेन फैक्टर था वो फेल हो गया। अब हमें किसको देखना पड़ेगा? सिमेट्री को। अच्छा बताओ, जो ज्यादा सिमेट्रिकल होता है वही क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। ज्यादा सिमेट्रिकल सिस्टम क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। इन दोनों में से मोर सिमेट्रिकल D5 है या D6 है भैया? D5। D5 इज मोर सिमेट्रिकल। या तो सारे ही इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हैं या सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं? एंटी क्लॉकवाइज। D5 इज मोर स्टेबल, यानी कि हम कह सकते हैं यहां पर रीजन अगर कोई पूछे ना, तो रीजन एक्सचेंज एनर्जी नहीं होगा, क्या होगा? सिमेट्री। सुन रहे हैं आप? इसको पूरा लिखो एज इट इज। जल्दी लिखना आप, मूल कॉन्सेप्ट पढ़ना है। मैं जानता हूं कल छुट्टी है आप लोगों की, तुम बड़े परेशान हो गए सर छुट्टी किस बात की, हमें तो पढ़ा देते आप। तो ऐसा पता रहता है बेटा। हाँ बिल्कुल। इस पर एक बार आज तक एक ही बार क्वेश्चन आया है, बस नाम पूछा था एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज काउंट नहीं करवाए थे। बस ये लिखा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट,
और स्टेटमेंट था कि एक्सचेंज एनर्जी इज अ रीजन ऑफ स्टेबिलिटी, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, एक्सचेंज एनर्जी रीजन है इसका स्टेबिलिटी का। और अगर आप देखोगे ना तो हुंड्स रूल का कारण भी यही है बेटा। हुंड्स रूल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, सिंगल 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 सिंगल, और सिंगल सिंगल भरने से फायदा क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होता है। कोई सुनता ही नहीं है, रहने दो आप। तो होमवर्क आपको पता है आज का, एक्सरसाइज 1 2 3 पूरी आप करेंगे, कर लेंगे आप इसे? कोई रीजन नहीं है, बस ये, बस इतना ही है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तो अगर कोई पूछे कि बताओ यहाँ रीजन क्या है, यहाँ पर रीजन क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, एक्सचेंज एनर्जी। लेकिन यहाँ पर एक्सचेंज एनर्जी नहीं है, यहाँ पर क्या है, सिमेट्री, और यहाँ पर भी क्या है यार, एक्सचेंज एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग लिखें आप अगले पेज पर, मोल कॉन्सेप्ट। रेडॉक्स तो हम पहले पढ़ ही चुके थे, आपको शायद याद नहीं होगा। तो लास्ट ही चैप्टर है, लेकिन इसके बाद भी एक छोटा सा चैप्टर होता है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का, 2 लेक्चर के आसपास का ही, उसमें है नहीं कुछ भी, हम पढ़ लेंगे उसे। हाँ, नहीं लैब में लेके नहीं जाएंगे, सब यही हो जाता है, लैब में कुछ नहीं समझ में आता है बेटा। क्लास में समझ में आता है जो आता है, और ऐसा कुछ है ही नहीं कि तुम्हें लैब में लेके जाया जाए, मैं ही नहीं गया। तो ऐसे ही है ना, इंडिया है। हाँ, तो एक डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, है ना, मोल का डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ मैं, नीचे लिखे आप मोल, हेडिंग लिख रहे हैं छोटी सी आप, और मोल का डेफिनेशन लिखें आप, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बेटा बोरिंग चैप्टर है, ध्यान रख सुन लेना ये सभी लोग, ऐसा कभी भी फील नहीं होगा 4 5 लेक्चर में कि वाओ कुछ समझ में आ गया, है ही नहीं कुछ सिखाने लायक। आऊंगा और कहूंगा क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन लिखो, इसमें धमाधम क्वेश्चन ही चलते हैं बस, इसमें है ही नहीं कुछ सिखाने की चीजें। तो इसमें डेफिनेशन लिखवा रहा हूं मैं, क्या लिखवाया मैंने, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स as many entities as many entities as there are atoms, as there are atoms, as there are atoms in 12 gram of 12 gram of, ऐसे लिखना, C12 आइसोटोप, 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। ये रटने की डेफिनेशन है बेटा, ना समझा रहा हूं मैं, बट अल्टीमेटली रटना तो हमें पड़ेगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोल। देखो पहले रिजल्ट बता रहा हूं मैं आपको, आप सबको पता होता है कि 1 डोजन या 1 दर्जन का मतलब क्या होता है, 12। तो 12 ग्रुप ऑफ पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, दर्जन। उसी प्रकार से 1 मोल का मतलब क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर का मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 ग्रुप ऑफ पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, मोल। बेटा देखो है ना, आपने अगर 4 5 लेक्चर ध्यान दे लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं कि भले ही मॉडल करो या मत करो, आपकी क्लास के अगर आपने क्वेश्चन कर लिए, आपका मोल का काम हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो ध्यान दे लो आप, 4 5 लेक्चर में जो है आपका मोल
क्लास में ही हो जाएगा, मॉड्यूल आपकी इच्छा हो तो करना और नहीं भी इच्छा हो तो नहीं भी करना चलेगा। मोल के लिए मैं बोल रहा हूँ स्पेशली आपसे, क्योंकि मोल में कुछ क्वेश्चन टफ बनते ही नहीं है ही नहीं कुछ भी उसमें सिखाने लायक। तो बस वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है, क्या है यार, वेराइटी, कि कौन कौन से वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। हम क्लास में सारी ही वैरायटी कर चुके होंगे तो कुछ बचने वाला ही नहीं है, तो आप अगर ध्यान दोगे तो हो जाएगा क्लास में ही ये चैप्टर। तो मैंने मोल का डेफिनेशन लिखाया है और जो मोल का रिजल्ट है वो ये है कि यार हाउ मेनी 6.02 इंटू 10⁻23 ग्रुप ऑफ पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। लेकिन ये आता कहां से है, इस डेफिनेशन से आता है कि वो जो एवोगाड्रो नंबर का डेरिवेशन हुआ है ना, वो इस डेफिनेशन से हुआ है। डेफिनेशन में मैंने क्या लिखवा है मैं समझा रहा हूं आपको, कि सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पर कार्बन एटम लेना है। कौन सा एटम लेना है बेटा, कार्बन। और कार्बन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13 और C14। बट इन तीनों में से मोस्ट अबंडेंट कौन सा होता है, C12। तो C12 जो है वो मोस्ट अबंडेंट है, जिसका मास नंबर 12 है या 13 है या 14 है, 12 है। और उसका भी मुझे कितना मास लेना है, 12 ग्राम। कितना मास लेना है, 12 ग्राम। मेरे पास 12 ग्राम कोयला है। क्या है मेरे पास में, 12 ग्राम कोयला। दिखना चाहिए आपको, काला होता है सफेद होता है काला। तो हमारे हाथ में बेटा क्या है, 12 ग्राम कोयला है। मतलब कोयला का मतलब कौन सा आइसोटोप लिया है मैंने यहाँ पर, C12। उसमें मुझे एटम काउंट करने, क्या काउंट करने हैं, एटम। जितने इसमें एटम होंगे ना उतने ही एक मोल में क्या होती हैं, एंटिटीज होती हैं। का मतलब एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, एक मोल के अंदर अवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल होते हैं। वो रिजल्ट आएगा और डेरिवेशन से आ भी जाएगा। लेकिन वो आता कहां से, वो यहां से आता है। क्या क्या डेफिनेशन लिखवा है, दोबारा सुनो आप, कि मेरे पास में 12 ग्राम कोयला है, इसके अंदर मुझे काउंट करने, क्या काउंट करने हैं, एटम। और जितने यहाँ पर एटम आएंगे ना उतने एक मोल के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं। अब ये जो 12 ग्राम कार्बन होता है ना, ये जो C12 आइसोटोप होता है ना, इसके एक एटम का मास होता है बेटा 1.9926 इंटू होता है 10⁻⁻23 ग्राम। सुनते रहना ना, मैं एंड तक सबको समझा दूंगा, टाइम लगता है हर चीज में। इस कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है, 1.9926 इंटू कितना होता है 10⁻⁻23 ग्राम। बहुत छोटा मास है या बहुत बड़ा मास है, छोटा। अरे बहुत ही छोटा है या 10⁻⁻23। और एटम का मास तो इसी रेंज में होता है, एटम तो बहुत ही छोटा होता है, दिखता तक नहीं है वो तो एक कार्बन के एक एटम का मास इतना होता है। का मतलब अगर मुझे इतना मास चाहिए तो मुझे इसका कितना एटम लेना पड़ेगा भैया, एक एटम लेना पड़ेगा। कितना एटम लेना पड़ेगा, एक एटम। अगर मुझे इसका इतना मास चाहिए तो मुझे कितना एटम लेना पड़ेगा, एक एटम। अच्छा बताओ, अगर मुझे 1 ग्राम मास चाहिए तो मुझे कितना एटम लेना पड़ेगा, 1/1.9926 इंटू कितना होगा 10⁻⁻23। इतना एटम लेना पड़ेगा। लेकिन मुझे यहाँ पर 1 ग्राम मास नहीं चाहिए, कितना मास चाहिए, 12 ग्राम। अच्छा बताओ 1 ग्राम के लिए इतना है, तो बताओ 12 ग्राम के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 12। इसको मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखो आप, 10⁻⁻23 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10⁻23। ऊपर 12 है और नीचे 2 है। अरे ऊपर 12 है और नीचे 2 है। 12/2 कितना होता है, 6। एग्जैक्टली होता है ये 6.02 इंटू कितना होता है 10⁻23। और आप इसको किस नाम से जानते हैं, अवोगाड्रो नंबर। का मतलब सिंपल है कि बेटा ना इसको छोड़ दो आप, मेरे हाथ में कोयला है। कोयला है, क्या है भैया, कोयला। और कितना मास है इसका, 12 ग्राम। जब इसके अंदर मैंने एटम काउंट किए ना, क्या काउंट किए हैं, एटम, तो वो एटम कितने आ रहे थे, इतने आ रहे थे। तो क्या डेफिनेशन है मोल का, अगर इसके अंदर इतने एटम है ना तो हर एक सब्सटेंस के एक मोल में भी इतने ही पार्टिकल होते हैं, इतने ही पार्टिकल होते हैं। हाँ वो पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, क्या भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। अरे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता हूं, बताओ कि हमारे पास में 1 मोल सोडियम है। क्या है बेटा, 1 मोल सोडियम। दूसरा लैंग्वेज है कि हमारे पास में 1 मोल CO2 है। और तीसरा लैंग्वेज है कि हमारे पास में 1 मोल ऑक्साइड आयन है। तो बताओ इसका फील क्या है, 1 मोल सोडियम का मतलब हमारे पास में इतने सारे क्या है बेटा, एटम। हमारे पास 1 मोल CO2, तो उसका फील क्या है कि हमारे पास में इतने सारे क्या है, मॉलिक्यूल। अगर हमारे पास 1 मोल ऑक्साइड है का मतलब क्या है यार, इतने सारे क्या है, ऑक्साइड। तो मैंने एक शब्द लिखवाया था एंटिटीज। क्या लिखा है भैया, एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, क्या भी हो सकता है, आयन भी। इसको लिख लो आप, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ाऊंगा आपको। होमवर्क में दे चुका हूं आपको, और होमवर्क है एक्सरसाइज 1 2 3 कंप्लीट आपको करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। और बड़ा इंटरेस्ट आएगा बेटा, क्योंकि अब जो मॉड्यूल बचा हुआ है वो पूरा क्वांटम नंबर का है, आराम से होगा क्वेश्चन।